हेलो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारा पीटी एग्ज़ाम अटक जाता है तो हमको लगता है कि पीटी पास करके ही सीधे इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो मेन गेम चेंजर है वो क्या है? मेंस, मुख्य परीक्षा। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन अगर 40 नंबर का है तो उसमें 10 नंबर भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है, 25 भी आता है, 28 भी आता है। लेकिन मेन फोकस क्यों रहता है पीटी पे? क्योंकि पीटी कुछ नंबर से मिस हो गया रहता है या पीटी बहुत वास्ट लगता है, तो मेंस का जो चक्रव्यूह है वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो चूंकि अभी नोटिफिकेशन आने में समय है, ठीक है ना, तो ये हाई टाइम है कि आप लोग जो है मेंस पे वर्कआउट करें। और मैंने हिंदी में पहले आपको एक आंसर दिखाया कि कैसे हरित क्रांति पे नया स्टूडेंट सौरभ ने धमाका मचाया, और इस क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि कैसे विवेक जो सेम बैच में ज्वाइन किए थे फरवरी 2025 वाले बैच में, उन्होंने कैसे जो है बढ़िया आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन जो है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे है, विनिवेश नीति पे भारत के, और क्या इसमें बदलाव देखा गया है। तो आप जानते हैं कि विनिवेश नीति होता क्या है। आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में ये किया गया था कि गवर्नमेंट हर चीज़ को अपने हाथ में रखेगी, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम रहेगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, कंपटीशन नहीं होने के चलते, करप्शन होने के चलते, मतलब आपको जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काफ़ी गिरावट देखने को मिला, और फिर सरकार को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसलिए सरकार ने जब एलपीजी मॉडल अपनाया तो 1992 से जो है, मतलब नई नीति आपकी 1991 में आई और आपका विनिवेश नीति जो है 1992 में स्टार्ट हो गया। उसमें क्या बदलाव आया? शुरू में जो है केवल घाटे वाली सार्वजनिक उपक्रम को बेचना था, लेकिन समय के साथ क्या हो गया, कोविड में जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ, तो सरकार 2021 में फिर नई नीति लेके आई, न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। और उसमें हो गया कि नहीं, केवल घाटे वाली कंपनी को नहीं, हम प्रॉफिट मेकिंग को भी बेचेंगे। तो ये सब चीज़ आपको डील करना है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हैं उसमें 6 पैरामीटर होता है, 6 डायमेंशन होता है। क्या है, व्हाट, क्यों है, वाई, कैसे है, हाउ, व्हाट, वाई, हाउ, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या चैलेंजेस हैं, कमियां क्या हैं, और फिर जो है आगे की राह। ये 6 पैरामीटर आपको आंसर में होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं। तो आपको जो आंसर स्टार्ट करना है या तो कोटेशन से या कुछ फैक्ट से स्टार्ट करना है। तो ये नॉट मियरली इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट विच विल सर्व द पर्पस बट चेंज इन ओनरशिप ऑफ पीएससी एंड अदर मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स लाइक इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन विच विल लीड टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी। उसके बाद करंट का कुछ डेटा बता दीजिए। गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ऑफ ₹47,000 करोड़ इसने ईयर के लिए। उसके बाद ये क्या होता है, तो जिसमें गवर्नमेंट अपना जो है एसेट को लिक्विडेट करती है बेचकर। उसके बाद क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो फिजिकल बर्डन को घटाना, प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज करना, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज करना, ये सब चीज़ आपका रहता है। अब टाइप्स क्या होता है, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें आप सरकार जो है 51% से ज़्यादा स्टैक को बेचती है, माइनॉरिटी जिसमें से मैक्सिमम 5%, उसके बाद कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन जैसे एयर इंडिया का हुआ। मतलब जब विनिवेश पूरे तरीके से हो जाएगा ना, एक छोटा सा डिफरेंस होता है डिसइन्वेस्टमेंट में और प्राइवेटाइजेशन में। विनिवेश में जो है सरकार के पास कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रहेगा, जैसे पहले मोर देन 51% रहने का था, उसके बाद सरकार बोली कि नहीं, हम इसको घटा के अपना 26% रखेंगे। ठीक है, ये सरकार में बदलाव आया है। जबकि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि पूरे तरीके से बेच दिया जाता है, जैसे एयर इंडिया का हुआ कि वो टाटा ग्रुप को बेच दिया गया। अब क्या क्या तरीके हैं, होता है ना, क्या, क्यों, कैसे। तो या तो जब सरकार पहली बार करती है विनिवेश तो उसका जो है आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे एलआईसी में हुआ। जब एक बार आईपीओ निकल गया, जब सेकेंड टाइम निकलता है तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है। उसके बाद एक ऑफर फॉर सेल होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि मान लीजिए ए, बी, सी 3 अलग अलग सरकारी कंपनी है, उसको एक साथ कर दिए, ये सब अलग अलग होता है स्ट्रेटजिक सेल। टाइप्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ एरा ऑफ 1980s लाइक गल्फ वार, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मतलब यहाँ एलपीजी के रीजन को बताया गया, इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं था, सीधे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से लिख के आप मतलब आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, पॉलिसीज लाइक आत्मनिर्भर भारत एंड
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विच एम्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इट टू रिड्यूस फिजिकल बर्डन एंड टू इवोल्यूएट नेशनल एसेट। मतलब देखिए, आत्मनिर्भर भारत करना है और अभी विनिवेश में उतना रुपये आ नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट जो है उसका एक अल्टरनेटिव भी निकाली है। अब देखिए यहाँ पे टाइमलाइन दिखाया गया कि शुरू में भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद औद्योगिक नीति आई 1956 वाली, जिसमें शेड्यूल ABC लाया गया। कहने को तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ अधिकार दिया गया, लेकिन एक तरह से जो है डोमिनेशन रहा सरकारी उपक्रम का, सार्वजनिक उपक्रम का। उसके बाद आपका 1980 में से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा, 85 के बाद प्रॉब्लम और बढ़ गया, क्योंकि हमने बंद अर्थव्यवस्था रखा था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हम फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो है उसके चलते फॉरेक्स कम आया, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी जो था रिस्ट्रिक्शन था, MRTP पॉलिसी हो चाहे जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, उसकी वजह से काफ़ी रोक टोक लगा, और इसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिला। अब देखिए जो विनिवेश है इसका भी टाइमलाइन दिया गया है, क्योंकि देखिए जितना आपका फ्लो चार्ट डायग्राम रहेगा वो इतना आपका बढ़िया रहेगा। तो सी रंगराजन कमेटी 1991 में स्टार्ट हुआ, आपका ये विनिवेश का नीति आया, फिर जो रंगराजन कमेटी, फिर कमीशन बना, डिपार्टमेंट अलग से बना, उसके बाद मिनिस्ट्री अलग से बनी 2001 में, फिर आपका 2005 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बना, फिर दीपम संस्था बना, फिर आपका जो है नया न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी 2021 में आई। ये NEP नहीं है, ये NPSC है। तो ये टाइमलाइन आपको दिखाना है। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो ना क्या, क्यों और कैसे। अभी क्या है, जैसे जो विनिवेश होता है तो दीपम रिकमेंड करती है नीति आयोग को, और फाइनल डिसीजन किसका होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद ये भी लेटेस्ट में क्या किया गया वहाँ पे बताया गया है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के आंसर लिख रहे हैं तो करंट का आपको डेटा दिखाना ही दिखाना है। अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि आपका मतलब बाहर के प्लेयर्स भी जो है हिस्सेदारी लेते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्योंकि जो है कंपनी बैठ गई है, स्टैग्नेट हो गई, सिक हो गई है। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा मिलता है, रिटर्न होता है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, गवर्नमेंट का इनकैपेसिटी, जॉब सिक्योरिटी। आपको पता है कि सरकारी उपक्रम जैसे रहता है, जैसे अगर हम बात करें सेल का, मान लीजिए कोई स्टील प्लांट है, चाहे बोकारो हो स्टील या फिर जो आपका दुर्गापुर हो, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की संख्या रहेगी, मान के चलिए कि अगर 20,000 है, तो वही काम टाटा स्टील में जो है 7,000 लोग या 8,000 लोग के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जॉब सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि नीति आयोग क्या रिकमेंड करती है, उसका बात बताया गया है। गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज स्ट्रेटेजिक सेक्टर अपॉन एडवाइज़र, और इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फिर फाइनली कंक्लूजन क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो, इसमें थोड़ा वे फॉरवर्ड और थोड़ा 2-3 पॉइंट आना चाहिए, तब थोड़ा और मजबूत होता कि हमको चाइना से भी लेसन लर्न करने का है। चाइना अपना जो है तुरंत डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती है, सिल्वर स्पून की तरह काम करता है, तो वो भी पॉइंट मेंशन करना रहता है। और कंक्लूजन क्या है, और ये दिक्कत भी हुआ आपका कोविड के टाइम पे, सरकार ने जो है 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो है गवर्नमेंट को 35,000 करोड़ ही रहा है। तो ये भी एक चैलेंज रहा है, चैलेंज में वो दिखाने का है। हालांकि वे फॉरवर्ड थोड़ा और 2-3 पॉइंट रहता तो बढ़िया रहता। फिर कंक्लूजन, तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रूव्स टू बी अ प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्लीमेंटेड वाइजली, बट इफ used to reduce the fiscal burden of government only, then it is not going to help in long run, because disinvestment can create a situation which changes mindset of public welfare to policy and profit maximization। जो मैंने आपको बात कही कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का काम केवल प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के गठन में और प्राइवेट सेक्टर में। क्यों जो स्टार्टिंग में पॉलिसीज़ है या क्यों बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया, कारण यही ना रहा कि जो प्राइवेट कंपनी है वो काम करती हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, लेकिन जो सार्वजनिक उपक्रम है उनका मेन फोकस रहता है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो वो पॉइंट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इसलिए नीड ऑफ द आवर है कि जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है उसको केयरफुली किया जाए, खासकर जो स्ट्रेटजी सेक्टर में है, ठीक है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को देखता है। तो ये सब बात है। और यहाँ पे एक चीज़ जो स्टार्टिंग में लिख दिया विवेक ने, वो आपको ध्यान देना है कि चूँकि
विनिवेश का उतना टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो सरकार ने होता है ना 6 साल के लिए ऐसा कुछ करके जो है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान जो है वो मतलब निकाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे कैसे जो है आंसर लिखना है। और वही बात है कि ये जो मौका है ना, इस मौके का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है, एटलीस्ट 90% लोग का यही है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। और मेंस का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 40 नंबर का आंसर है उसमें 10 भी मिलता है, 15 भी मिलता है, 20 भी मिलता है, 25 भी मिलता है, 28 भी मिलता है। तो आप जितना उस पर मेहनत करेंगे, जितना आंसर लिखेंगे, उतना ज़्यादा जो आपका कमांड बनेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या वाट, उसके बाद जो है वाई, वाट वाई हो गया, फिर टाइप्स बता दिया गया क्या क्या टाइप्स है, मोड बता दिया गया, उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, कैसे कैसे जो है अलग अलग चीज़ें हुई विनिवेश को लेके, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। और आप पहले अगर डायग्राम में दिखा देते हैं तो एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है कि आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, इससे अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो है आपको हाल फिलहाल में क्या हुआ, रिसेंट का आपको बताना ही बताना, केवल पास्ट का बताने से काम नहीं चलेगा, रिसेंट में क्या हुआ आपको बताना ही बताना है, दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा, नेगेटिव क्या रहा, फिर वे फॉरवर्ड आगे की रहा। नेगेटिव भी जो है आपका चैलेंजेस, मतलब क्या हुआ, जो चैलेंजेस है वो नेगेटिव ही तो है, और फिर बढ़िया सा कंक्लूजन। तो इस हिसाब से आपको 24 से 25 नंबर जो है इस आंसर में जो है आपको मिल जाएगा यार। तो हम लोग नया आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6299319155।